हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम सब कर रहे थे क्या, केमिस्ट्री के जो है अनसॉल्व और अनसॉल्व का जो है फर्स्ट आपका कुछ पार्ट जो है हम सब कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो आप पार्ट बी में हम आज जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो कहाँ किस क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो क्वेश्चन आपका हो गया था लमसम में। चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए तो चौथे क्वेश्चन का जो है आपका गा नंबर क्वेश्चन है ना। आपका जो क्वेश्चन है गा नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका क्या है, कोटि और आवृत्ता में अंतर, ये क्वेश्चन हो चुका था। इसी में आगे पढ़ना है, यानी कि गा में ही आपका एक क्वेश्चन और है, उसकी बात करते हैं तो वो भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, इसीलिए क्या है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। यानी कह रहा क्या कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या बताना है, समाकलित वेग समीकरण भी बताना है। तो समाकलित वेग समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेशन करने पड़ेंगे, है ना। तो डेरिवेशन करने के लिए कह रहा है, तो हम सब चलो शुरू करते हैं। तो क्या होगा आपका, तो देखिए हम मानते हैं यानी कि आपका समाकलित वेग समीकरण क्या होगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए देखो, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, किसके लिए है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए मानते हैं कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है जो आर से क्या हो रहा है आपका पी बन रहा है, यानी कि आपका कोई अभिकारक है और ये प्रोडक्ट बना दे रहा पी, आर से क्या हो जा रहा है, ये सीधा सीधा पी बना रहा है। तो बेग फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बेग का फार्मूला आपको पढ़ा, आपको बताया हमने, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा डी आर अपार में क्या हो जाता है, तो आप कहते हो डी टी हो जाएगा, ये तो बनेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा किसके, तो ये बराबर में आपका लिख सकते हैं, आपका यही तो बन जाएगा। अगले हम बात करें तो इसमें आपका हो सकता है क्या, तो ये हो जाएगा क्या डी आर अपान बराबर में किसके, कांस्टेंट के होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। तो बटे में अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के बटे में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा डी टी के, किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे डी टी के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये हो गया क्या आपका, तो अगर ये किसके लिए हो गया, तो आप कहोगे ये आपका बेग किसके लिए हो गया, अभिकारक के लिए। अगर हम बात करें इसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी, तो ये बेग के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो प्लस का रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे देखो माइनस ये बता रहा है कि आपका जो अभिकारक है उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन आपका जो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी का मान मतलब क्या है, मतलब कहने मतलब क्या है कि ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है इसका मान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का आपका मिटा ही देते हैं, इधर ही कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका इसके बेग क्या मिल जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा बेग क्या आपका, तो कहोगे प्लस का डीपी अपान में क्या हो जाएगा, डीपी अपान में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, तो आपका जो समीकरण बना है इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो आपका समीकरण क्या मिल जाएगा, तो दोनों पक्षों के यानी कि जो आपका समीकरण चाहिए, ये समीकरण चाहिए, ये समीकरण, यानी कि रेजेंट वाला लेना है, अभिकारक वाला ही लेना है, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अभिकारक के लिए बताना है। तो ये आपका ये वाला लेना आपको, ठीक। तो ये इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो इसको समीकरण एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण एक कर लीजिए। तो समीकरण समीकरण का दोनों समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन ले लेते हैं। तो समाकलन क्या होता है, तो थोड़ा सा समाकलन के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो समाकलन क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, log m अपान n, है ना। तो log m अपान n यानी कि किसी का समाकलन करते हैं, अगर बटे में है तो उसे ln में चेंज कर देता है, यानी कि एंटी लॉग जिसे कहता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा क्या, तो इसका समाकलन हो जाएगा भैया क्या आपका, तो ये हो जाएगा ln r, क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा, k को इधर भेज देते हैं, तो इसका इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाता है क्या, तो आपका ये हो जाएगा k इंटू में dt। तो याद रखिएगा किसी का साथ dt है तो dt का जो समाकलन होता है वो t हो जाता है, आधे का क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, इंटू में क्या, के आपका kt, प्लस में क्या हो जाएगा, तो समाकलन स्थिरांक चाहे जो लिख लीजिए अपने मन से, चाहे c चाहे
आई लिख लीजिए, तो हम आई लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो इधर क्या था, माइनस था, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। इस माइनस को हम क्या करते हैं, इधर माइनस रहा होगा तो इस माइनस को हम इधर करते हैं, इस माइनस को इधर कर देते हैं, यानी कि इस वाले माइनस को यहाँ लगा दीजिए, काम खत्म। अब यहाँ पे ln r बराबर में क्या लिखा, माइनस के टी प्लस में क्या k इंटू में t लिखा भी जाइए, प्लस में क्या आई। अब क्या करते हैं थोड़ा सा, यदि आपका देखो यहाँ पे यदि क्रिया क्या हो रही थी, प्रारंभ हो रही थी। अब क्रिया प्रारंभ होने का मतलब क्या है, t बराबर क्या था उस समय, समय 0 था, यानी कि अब क्रिया शुरू नहीं हुई थी, उस समय की बात करते हैं। अगर t बराबर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तब बताओ वहां पे r जो अभिकारक है वो भी तो कुछ नहीं खत्म हुआ होगा, यानी कि r जो रहा होगा, यानी कि r नॉट, r जो रहा होगा वो r नॉट के बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर हो जा रहा है आपका, r0 या r नॉट कह लीजिए इसको, यानी कि टाइम 0 था, यानी कि अब समय चालू नहीं हुआ था। तो आपका जितना अभिकारक, जैसे हम कहें 1 किलो नमक लाते हैं शरबत बनाने के लिए, तो अभी टाइम 0 है, यानी कि अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, यानी कि हम घोलना नहीं शुरू किए हैं, तो अभी 1 किलो तो बचा है, यानी कि शुरुआती जो है आपका r नॉट था, तो r नॉट ही है। ठीक, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, तो आपका मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पे इन सब का मान रखेंगे, तो इन सब का क्या करते हैं, समीकरण को 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, इसी का मान रख देते हैं भैया। तो समीकरण 2 में मान रखने पर अगर मान रख देते हैं तो यहां मिल जाएगा क्या, ln के स्थान पे क्या हो जाएगा, r के स्थान पे क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ln r नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा क्या, सिर्फ बचेगा i, यानी कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 3 का मिल गया क्या, i इक्वल टू क्या मिल गया, ln r नॉट। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसी में 2 में रख देते हैं। अगर 2 में मान रखेंगे तो ये मिल जाएगा क्या, ln r बराबर में क्या, इसमें इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का के टी प्लस आई का मान रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा क्या, ln r नॉट, यही तो बना। इसको अब इधर ले आइए तो ये हो जाता है क्या, ln r माइनस में ln r नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के टी हो जाएगा, ln r माइनस में क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं अब आगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ तक सब कुछ सब सॉल्व हो गया, तो कुछ आपका कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैथ वाले कुछ लोग तो जानते होंगे फार्मूला, जैसे log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस में log n, तो log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपान में क्या, n, log m अपान n, ये तो बन रहा फार्मूला। तो वही फार्मूला देखो बन रहा आपका, तो ये फार्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, तो आप कहोगे ये बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ln क्या हो जाएगा, ln r अपान में क्या हो जाएगा, r नॉट, log m माइनस n, log m माइनस में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे माइनस का के टी, ये तो बनेगा, माइनस का क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये माइनस में ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में होता आपका, तो ये माइनस से आपका ये खत्म कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इस चीज को खत्म कर देते हैं। यहाँ से बन जाएगा क्या, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ln, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इस देखो ध्यान से, अब यहाँ पे के टी आपका आया था ना, अब आपका जो है ln r नॉट, r अपान में r नॉट इक्वल टू क्या, के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो इधर कर लेते हैं, नहीं टी की के की वैल्यू बतानी है, तो टी को इधर कर लेते हैं, तो टी को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, के इक्वल टू क्या जाएगा, ln, देखो आपका जो है यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आपका, यहाँ पे क्या था, इस माइनस यहाँ पे था, तो ये माइनस को इधर कर लेते हैं, तो माइनस इधर आ गया आपका, माइनस इधर आ गया ना, तो रुक जाइए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे रुक जाइए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो ये माइनस इधर था आपका, इधर था माइनस ना, अब माइनस को इधर करते हैं, तो माइनस का गुणा करा देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ln r अपान में क्या, r नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, ये तो बना। अब देखो यहाँ से इसको जब पलटेंगे भैया, तो इसको पलटने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस बन जाता है, तो ये हो जाएगा ln r नॉट अपान में क्या, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। समझ पाए यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप ये चीज कैसे, यहाँ पे यहाँ से माइनस से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का गुणा करा दिया हमने, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से ये बन गया आपका। ठीक, अब क्या करते हैं आगे समझिए थोड़ा सा।
अब देखो यहां से मैं के को निकालना है तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो के बराबर लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे ln तो ही है, ln रहने देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब देखो ये आपका क्या होता है, आपका यहाँ से टी को इधर भेज देते हैं, टी इसके पास था ना, तो टी को इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, क्या जाएगा बटे में आ गया। अब देखो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, तो ये आपका लास्ट आपका स्टेप हो जाएगा, के बराबर में क्या बन जाएगा, एल को हटाना होता है कभी भी, याद रखिएगा कभी भी क्या होता है, एल को हटाना होता है कभी भी, गुणा को हटाना होता है तो 2.303 का क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे वही गुणा करा देते हैं किसका, तो 2.303 अपान में टी, और ये हो जाएगा क्या लॉग में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा लॉग में, और ये हो जाएगा क्या आर नॉट अपान में क्या आर। तो आपको समझ में आया होगा ना, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो आपका ये आपका पूरा जो है इस प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, जो आपका प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि समाकलित वेग स्थिरांक का फार्मूला है, ये आ जाएगा। एक बार फिर से देख ले सकते हैं आप। देखो क्या हमने किया है, देखो ध्यान से हमने क्या किया है, आर बराबर रखा, क्या आर बराबर, आर को क्या किया हमने पी से डिनोट कर दिया, यानी कि आर से क्या है कोई अपक्रिया हो रही है, आर से क्या बनना है पी बनना है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक के लिए वेग का फार्मूला क्या होता है, तो वेग क्या होता है जो आपका अभिकारक में परिवर्तन बटे में लगा समय है ना, तो अभिकारक में परिवर्तन क्या, अभिकारक क्या आर है तो इसी में परिवर्तन, डी क्या है परिवर्तन को दर्शाता है, और बटे में टी हो गया, बराबर में क्या हो गया के यानी कि वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका माइनस का आपका क्या दर्शाता है कि आपका आर जो है कम हो रहा है, सतत रूप से क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, किसमें बदल रहा है, कोई चीज लेके आए तो वो आपका अभिकारक था, किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है आपका। अब वेग आपका उत्पाद के लिए भी लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हमें अभिकारक की जरूरत है आपका, तो अभिकारक के लिए यही फार्मूला लगा देना था। तो आपका यही आपका दोनों पक्षों में क्या करते हैं, यानी कि समीकरण एक आपका जो है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करते हैं समाकलन लेते हैं, यानी कि समाकलन करने का मतलब क्या, समाकलन ऐसे ले लेते हैं, ये समाकलन का चिन्ह यही है आपका, समाकलन ले लिया गया है, समाकलन लेते हैं तो ये हो जाता है ln, क्या चेंज जाता है ln, यानी कि समाकलन किया गया है, क्या किया गया है समाकलन किया गया है, और के को हम क्या करते हैं इधर की ओर भेज दिए हैं, यानी कि इधर गुणा करा दिए हैं, और केटी का क्या करते हैं समाकलन करते हैं, तो ये हो गया क्या ln आर हो गया, और केटी का हो जाएगा क्या माइनस का केटी हो गया, और प्लस का क्या आई क्या है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है, कभी भी समाकलन किया जाएगा तो वहां पे क्या लिखा जाता है आई एक समाकलन स्थिरांक आ जाता है। यदि टी बराबर 0 है तब क्या होगा आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट की, आर बराबर किसके हो जाएगा आर नॉट की, क्यों ऐसा बराबर हो गया, क्योंकि टाइम अभी 0 था तो अभिकारक का मान भी पूरा वही जो पुराना होगा वही रहेगा। समीकरण 2 में क्या करते हैं इसका मान देते हैं, यानी कि इन सब का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, तो एक समीकरण 3 मिल जाता है, क्या मिल जाता है समीकरण 3 मिल जाता है, और समीकरण 3 का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, रखने पर क्या मिल जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो आई की वैल्यू मिल रख जाएगी क्या ln r बराबर माइनस में के टी प्लस में क्या ln r नॉट, और ln r माइनस में ln r नॉट बराबर में क्या माइनस में के टी। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हमने बताया था आपका क्या कक्षा 12 का आपका मैथ का फार्मूला है, log m माइनस में log n इक्वल टू क्या होता है, तो log m अपान में log n होता है। अब क्या करते हैं देखो ये आपका हो जाएगा ln m अपान में n, तो ये हो जाता है क्या देखो ये ऊपर हो गया ये नीचे, यानी कि यम ये हो गया ये निया हो गया, तो ये हो गया r अपान में क्या r नॉट इक्वल टू क्या माइनस में के टी, माइनस में क्या के टी। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों में क्या करते हैं माइनस का गुणा करा देते हैं, तो माइनस का गुणा कराओगे तो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस बन गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस बन गया, काम खत्म। ये हो गया क्या ln r नॉट अपान r इक्वल टू क्या के टी, यही तो बना, कैसे ये प्लस में आ गया क्योंकि इसको ये नीचे था इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे कर दिए, यानी कि पलट दिए हैं, और पलटने में क्या हो जाता है प्लस आ जाता है। ओके बराबर क्या मिल गया ln था तो ln को log में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 2.303 का गुणा करा देते हैं, तो ये log में चेंज हो गया, और यही क्या है समाकलित वेग स्थिरांक का फार्मूला है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका डेरिवेशन ही है और डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक और है आपका शून्य कोट की क्रिया का, तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा था क्या कि आपका जो है आपका जो कह रहा था आपका LU OH का होल थ्राइस की अपेक्षा जो है LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय क्यों होता है ना, यानी कि आपका ल्यूटीशियम जो है हाइड्रोक्साइड और लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय क्यों होता है, तो याद रखिएगा क्या जो ल्यूटीशियम होता है
और आपका लेंथेनम जो होता है, उन दोनों में क्षारीय अधिक ये होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आपका लेंथेनम होता है वो आवर्त सारणी में दाएं से अगर बाईं ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्षारकता क्या होती है, घटती है। इसलिए क्या आपका Lu जो है का होल राइज और La क्या है, अधिक क्षारीय है। ठीक है, इसको भी लिख क्या कर लेते हैं, इसको मिटा दे पहले हम। देखो ये थ्योरेटिकल वाला है आपका, तो Lu क्यों आपका ज्यादा क्षारीय होता है और OH आपका LaOH का होता है क्यों ज्यादा क्षारीय होता है। अगर शब्दों में बात किया जाए तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा क्या Lu क्या होता है, आपका La क्या कैसे क्षारीय होता है। दो लाइन की आपकी परिभाषा थी, क्योंकि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, क्षारकता घटती है, इसी के बारे में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनाने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो अब कह रहा है क्या कि संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण, यानी कि अनुचुंबकीय लक्षण क्या होते हैं, और रंगीन आयनों के बनाने के संक्षिप्त टिप्पणी लिखी इस पे। तो देखो क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा कि जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं अनुचुंबकीय लक्षण क्यों होते हैं, क्योंकि उनका अंतिम कोश यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अर्धपूरित भरा होता है, यानी कि अंतिम कक्षक क्या होता है, अर्धपूरित भरा होगा। यानी कि अब क्या होता है, हमेशा अर्ध भरा होगा या फिर क्या होगा कि हमेशा खाली रहता है। तो वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति होते हैं। और अनुचुंबकीय प्रकृति के कारण ही क्या होते हैं, ये रंगीन आयन भी बनाते हैं। ठीक, तो आपकी बात कर लिया जाए, अगर आपको पढ़ना ही पूरा एकदम से, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका पूरा जो है, यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या होता है आपका, अनुचुंबकीय कैसे बनाते हैं और रंगीन आयन कैसे बनाते हैं। ठीक, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, दो लाइन की परिभाषाएं थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो परिभाषा आ रही है उसको हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं, आपको पढ़ लीजिए वहीं से। अब उसको हम लिखेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप दो लाइन की परिभाषा, तीन लाइन की है, दो लाइन की, तो उसको हिंदी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कराने वाली है तो क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो देखो अगला पांचवा क्वेश्चन, तो हम पांचवे की का की बात करते हैं। जो आपका लिखने वाला है भैया तो उसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, है ना। अगला है पांचवे का। तो पांचवे का क्या है, एक ईंधन सेल क्या होता है। तो ईंधन सेल क्या होते हैं, यानी कि वह सेल जिसमें क्या होता है आपका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब कह रहा है साधारण सेल की तुलना में साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के लिए दो लाभ का वर्णन कीजिए। अब देखो वर्णन की बात कर रहा है आपका, तो वर्णन के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप देखो इसमें पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अब इसको लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो दो लाभ की बात कर रहा है आपका, तो लाभ क्या क्या होते हैं, तो ईंधन सेल जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपके ईंधन सेल होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, सस्ता होता है, और ये अपेक्षा के जो आपके आयन है, जो रासायनिक पदार्थ है, उससे ज्यादा ऊर्जा भी देता है। तो क्या होता है, जो आपके हाइड्रोजन आपके ईंधन होते हैं वो ज्यादा लाभदायक होते हैं, और प्रदूषण भी क्या करते हैं, ये कम करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ, अब देखो आपको पढ़ लेना है यहाँ से क्या क्या आपका दिया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो अगला दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है, इसी में पहला तो ये हो गया ईंधन सेल के बारे में। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन कह रहा था क्या, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से विद्युत वाहक बल बताना है, यानी कि ईएमएफ की बात बता रहा है आपका। क्या कर रहा है, ईएमएफ ज्ञात करना है, और समीकरण दे रखा है, क्या समीकरण दिया है, mg डबल प्लस 0.1 मोल, और क्या है Cu डबल प्लस 0.01, और Cu यही तो दिया है। इसमें सबका मान भी दे रखा क्या, ई नॉट के वैल्यू दिया आपका, Cu डबल प्लस का वैल्यू दे रखा क्या, Cu बराबर में क्या, प्लस में 0.34, और क्या आपका है ई नॉट mg, और mg की वैल्यू दिया का क्या, तो माइनस में 2.37, ये तो दिया है। हाँ, अब इसमें बताना क्या है, ईएमएफ की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, ईएमएफ की क्या करनी है, गणना करनी है। तो ईएमएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फार्मूला हम सब क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ईएमएफ क्या आपका फार्मूला होता है क्या, तो ईएमएफ के लिए फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ऑक्सीकरण माइनस में अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण माइनस में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण माइनस में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा ना, ये तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल
बराबर में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण माइनस में अपचयन। अब देखो ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, किसमें, और अपचयन किसमें हो रहा है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले पहचानना आपको, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे पहचानते हैं, देखो ध्यान से। ऑक्सीकरण माइनस में और अगला क्या आपका अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे पहचानते हैं, देखो अब यहाँ पे देखना क्या है आपका। अब देखो क्या होता है आपका, यहाँ पे mg से क्या बनना है, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक पाई खिंचाना, यानी कि ये हो रहा है क्या, mg से mg प्लस बनना है। यानी कि कोई चीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ होगा आपका, mg से क्या हो गया, mg प्लस बन गया। यहाँ पे क्या हुआ है, mg से mg डबल प्लस बनाना, यानी कि ये क्या हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन गवाया होगा तभी तो प्लस बना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, Cu इधर आपका है, Cu इधर को, यहाँ पे प्लस था, इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि ये क्या आपका, तो Cu डबल प्लस था, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तो ही तो ये Cu बन गया सिर्फ। तो जिसमें जुड़ता है उसी को अपचयन कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी का फार्मूला लगाना था। ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएमएफ के लिए फार्मूला है ना, ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाता है आपका, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cu में क्या हो रहा है आपका भैया, तो अपचयन हो रहा है ना, तो आप क्या हो जाएगा, ई अपचयन, ई अपचयन माइनस में ई नॉट ऑक्सीकरण। तो अपचयन किसमें हो रहा है आपका, तो Cu में अपचयन हो रहा है, तो Cu का मान कितना है, तो कहोगे 0.34 है, माइनस में ई नॉट ऑक्सीकरण, तो ई नॉट ऑक्सीकरण की वैल्यू कितना है, तो माइनस में जीरो आपका 2.37, और ये माइनस माइनस गुणा करा लेगा तो ये हो जाएगा 0.34, और ये माइनस माइनस प्लस 2.37। इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो दशमलव को दशमलव के नीचे रखिएगा और जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 0.34, और ये हो जाएगा 2.37, 4 3 7 4 11 के एक हाथ से ले 1 3 3 6 6 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव और जीरो में 2 जोड़ोगे तो 2, यानी कि ई नॉट सेल वैल्यू आ जाएगा क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगा क्या आपका, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गया कितना, 2.71, क्या गया 2.71 क्या हो जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा ये आंसर आपका। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई क्या, ये आ जाता है। तो ये आपको फार्मूला क्या करना है, इसी को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना भैया। देखो पूछा गया था क्वेश्चन ना, अगर इसी को नेरेस्ट समीकरण से पूछता, तो अगर ई सेल भी पूछता तब क्या करते, तो ई सेल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है क्या, ई सेल भी हम ज्ञात करा देते हैं आपका। तो ई सेल बराबर होता है क्या, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस में 0.593 591 3 नहीं 1 में क्या, एन लॉग क्या होता है आपका, आपका हो जाएगा ऊपर क्या, ऑक्सीकरण, ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, बटे में क्या, तो बटे में हो जाएगा क्या आपका, अपचयन, क्या हो जाता है, अपचयन। ये क्या होता है भैया, ये आपका नेरेस्ट समीकरण होता है, क्या होता है, नेरेस्ट समीकरण होता है, याद रखिएगा क्या होता है, नेरेस्ट समीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेरेस्ट समीकरण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसकी सहायता से ई सेल ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है, ई सेल ज्ञात किया जाता है, और ई नॉट सेल किससे ज्ञात किया जाता है, यानी कि ईएमएफ जो ज्ञात किया जाता है वो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट अपचयन माइनस में ई नॉट ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण किसमें होता है, अपचयन जान पाए, यानी कि जिसमें क्या हो, इसमें कुछ ना प्लस माइनस रहे तो इसमें जाके प्लस हो जाए, इधर कुछ ना है इधर जाके प्लस हो जाए तो उसे ऑक्सीकरण, इधर प्लस रहे इधर जाके कुछ ना हो जाए तो उसे क्या हो जाए, अपचयन। ये अपचयन में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, इधर जाके घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन संख्या इधर जाके क्या होती है, बढ़ जाएगी। देखो इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन खाप का है, तो इसको मिटा दे, समझ में आया ना, तो समझ में आ गया, तो इससे नेरेस्ट समीकरण से निकाला जाता है भैया। अगला क्वेश्चन क्या आपका है उसको पढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है
करा है किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसके लिए आपको जाने देना अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके लिए क्या है, ये आपके अभिक्रिया के ताप के प्रभाव के बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। तो अभिक्रिया के ताप पर प्रभाव क्या क्या आपका है, ये आपको जान जाएंगे। ठीक, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लिए ना। तो आपका 3-4 प्रभाव है, इनको जाने देखिए। अब इसी में न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करा देते हैं। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है और अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इसी आधार पर ही पूछा जाता है। तो देखो क्या पूछ रहा था, तो याद रखिएगा कैसे आपको लगाएंगे इसमें। तो कह रहा था क्या, किसी भी अभिक्रिया का वेग आपका जो है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरा हो जाता है। तो याद रखिएगा पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है आपको कहोगे के बराबर जो डेरिवेशन कराए थे अभी 2.303 बटे में क्या हो जाएगा टी, और लॉग में क्या हो जाता है, तो याद रखना क्या होता है आपका आर नॉट अपान में क्या आर क्या होता है, बची हुई मात्रा है, टी समय बाद बची हुई मात्रा है, और आर नॉट क्या है, शुरुआती मात्रा है। याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, सुनना आपको ध्यान से क्वेश्चन। क्या है कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 10 मिनट में, यानी कि टी बराबर क्या दे रखा है, टी बराबर दिया है 10 मिनट, क्या दिया है, टी बराबर दिया आपका 10 मिनट दे रखा है। ठीक, 10 मिनट में 20% पूरा हो जाती है। 20% पूरा हो गई भैया। अगर कोई चीज 20% पूरा हो जाती है तो बताइए हमें कितना परसेंट बची होगी। अगर 20% पूरा हो गई तो 100% कोई चीज होता है तो 100% का अपने आप का होता है। अगर उसमें से 20% खत्म ही हो गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 20% खत्म हो चुका है तो बचा होगा आपका 80%। तो यानी कि आपकी जो आर की वैल्यू हो गई वो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आर नॉट की वैल्यू शुरुआती आपका कितना होता है, तो अपने आप में कोई चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम अपने आप में कितने हैं 100% है, लेकिन आर की वैल्यू की बात करें हम, अगर हम आर की बात करें तो बचा कितना है, तो 20% खत्म हो गया, यानी कि 100 में से 80 60 घटा लीजिए, 20 घटा लीजिए, कितना जाएगा 80%। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सब का मान रखते हैं अगर, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे के बराबर में 2.303 बटे में टी की वैल्यू 10 गुड़े लॉग ही है, लॉग की वैल्यू, और आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया, तो कहोगे आर नॉट की वैल्यू है 100, कितना है आपका 100 बटे में क्या 80, ये तो आया, 0 से 0 कैंसिल, 5 ये हो गया, और ये हो जाएगा कितना, कहोगे 4 हो जाएगा। 10 0 से 1 0 और बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा क्या 0.303 लॉग 5 बटे में क्या हो जाएगा 4, ये तो होगा। अब देखो इसका क्या करना है, यहाँ पे आपका गुणा में है, ये क्या है गुणा का निशान है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फार्मूला होता है एक, अभी जो लगाए थे log m अपान में n इक्वल टू क्या होता है, कहोगे log m माइनस में log n, ये तो होता है फार्मूला, ये याद रखिएगा फार्मूला, ये क्या होता है log m अपान में log n। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, फार्मूला नोट कर सकते हैं आप। तो इसको क्या करना, फार्मूला लगा देते हैं यही, तो फार्मूला लगाएंगे भैया तो ये मिल जाएगा कितना, तो मिल जाएगा 0.2030 गुणे में इसका क्या होता है आपका हो जाएगा log 5 माइनस में log 4। ठीक, यही तो हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो log 5 और log 4 का वैल्यू दिया रहता है आपका, log 5 और log 4 की वैल्यू क्या होता है, दे रखा रहता है। अब एक काम और करते तो देखो यहाँ पे एक काम करते तो आपका आसान थोड़ा सा बन जाता है, log 5 और 4 का वैल्यू तो रखे दे सकते हैं, ना रखना चाहे तो एक काम और कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो काटे थे ना वैल्यू, थोड़ा सा देखो वैल्यू तो दिया आपका थोड़ा सा, लेकिन सॉल्व करने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन आसान करना तो कैसे करेंगे आप, तो ये देखो कट गया ना, तो ये हो जाता है क्या log 10 बटे में 5 8, ये तो बना, तो ये हो जाएगा क्या log 10 माइनस में log 8, ये तो बन गया भैया। तो कहोगे log ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे आसान बन गया, क्या बन गया आसान नहीं बन गया, तो ये हो जाएगा 0.303 गुणे में log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए हम बना रहे थे इसको। अब यहाँ पे क्या होता है log 8 की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है log 8 की वैल्यू रख देनी है आपको। तो log 8 की वैल्यू क्या दे रखा है, तो log 8 की वैल्यू दे रखा भैया 0.901, ये तो दिया है, इसी को क्या करते हैं घटा लेते हैं, और ये हो जाएगा क्या
ये हो जाएगा 30 आपका 0 गुणे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहीं पे घटा लेना है आपको, एक पॉइंट में 0,0,0,0,0 और दशमलव नीचे 9031 और यहाँ पे 0 लगा देना है, दशमलव लगा देना। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाने के बाद हमें वैल्यू बता दो भैया कितना आ जाएगी, तो लमसम में घटा लेते हैं और आ जाएगी वैल्यू कितना, तो आ जाएगी ये लमसम में गुणा कराना था ना, तो गुणा करा देते हैं, क्या आ जाएगा, तो कहोगे 0 पॉइंट में 096, ये तो आएगा लमसम में, हाँ यही आएगा, और इन दोनों का गुणा करा देना तो आ जाएगा क्या, 0 पॉइंट में 23223, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये आ जाएगा क्या, के का वैल्यू आ जाएगा आपका, गुणा करा लीजिए, घटाने पर ये आ जाएगा और घटाने के बाद आपको क्या करेंगे, गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गया, यही आ जाएगा आपका, किसमें आएगा, मिनट में था तो मिनट इनवर्स में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहां तक समझ में आया, के की वैल्यू पहले निकाल लेना है, के की वैल्यू निकाल लेंगे ना, अब आगे बढ़िए, अब कैसे निकालते हैं, अब हमें क्या कह रहा था, अब फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िए और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान सुनो, अब कह रहा है, कह रहा है कि 80% पूर्ण होने में लगा समय क्या हो जाएगा, अगर 80% पूरा हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, अब बताना है आपका, टी का वैल्यू बता देना है, तो के की वैल्यू पता हो गई हमें, तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला फिर से लगा देते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 2 पॉइंट यानी कि 2.303 बटे में क्या टी और लॉग आर नॉट अपान में क्या आर, आप कहोगे कि टी की वैल्यू निकालनी तो टी को इधर पक्षांतर कर लो, ये 2.303 बटे में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपका, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.303 और ये हो जाएगा लॉग आर नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर नॉट तो हमेशा 100 में 100 रहेगा, लेकिन कितना आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कह रहा 80% खत्म हो रहा है ना, अगर आर नॉट की वैल्यू कितना है, आर नॉट की वैल्यू दिया है कितना, अगर आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, आर नॉट की वैल्यू अगर दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ बगल में, अगर आर नॉट की वैल्यू दे रखा है कितना 100%, अगर 80% खत्म हो गया तो बताओ कितना बचा होगा, तो कहोगे आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं और ये आपका 0 से 0 खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो टी बराबर बच गया क्या, तो 2.303 बटे में क्या 0.0223 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा log 5, क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, और log 5 की वैल्यू रख देनी है आपको, क्या हो जाएगा log 5 रख देनी है, या फिर क्या करिए log 2 की वैल्यू रख दीजिए, बात एक ही है ना, तो देखो यहाँ पे कट गया तो ये इसको और सरल करते हैं, फिर से वही दिमाग लगाते हैं, देखो ये हो जाएगा क्या log 10 माइनस में log 2, ये तो रख सकते हैं, क्या फार्मूला लगा दिए हैं, तो ये लगा देते हैं log m अपान में n, देखो 10 बटे में 2, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो कहते हो आपका log m माइनस में log n, ये फार्मूला हो जाता है। अब फार्मूले से इसी के क्या करेंगे, घटा लेते हैं और गुणा भाग कर लेते हैं, 3 बटे में क्या जाएगा 0.3223 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में log 2 की वैल्यू कितना होता है 6 में कितना होता है, तो 0.66699 ये तो होता है। अब यहां से क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं सबका, और गुणा भाग करने के बाद टी की वैल्यू आ जाएगी कितना 72.118, ये मिनट में आ जाएगी, यही लमसम में वैल्यू आ रही है ना, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक परीक्षा में दिखिए, आपको हर एक शिफ्ट में क्या है ये परीक्षा में आया है, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, लगाना है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन से आपको क्या करना है, कल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो है क्लास बहुत बड़ी ना हो पाए। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो इसको बताते हैं हम, तो इसको मिटा दिया जाए, चलो फिर इसको मिटा ही देते हैं और अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि आर नॉट कैसे निकालते हैं और आर कैसे निकालते हैं, तो आर नॉट क्या होता है, हमेशा 100 होता है, आर नॉट क्या होता है, जितना परसेंट खत्म हो गया है उतना क्या करिए घटा लीजिए, और जो बचा होगा वही आपका आ जाएगा, तो बचा हुआ मान क्या होता है, आर नॉट होता है, और सब क्या होते हैं, आर होते हैं। इनको मिटा देते हैं हम और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है आपका जो है, देखो इसको क्या करना है आपको, CrNH3 प्लस में 3, ये क्या आपका एक अनुचुंबकीय है, और NiCN का होल 4 और प्लस में 2,
यहां लिख देते हैं इसको, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है NiCN का होल 4 और प्लस का 2, ये आपका है। तो ये क्या आपका पर्त चुंबकीय है, कैसा है, पर्त चुंबकीय है। क्यों, यही बताना है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस बात को ध्यान रखिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत पता होना चाहिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबका, क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा इनका सबका। पहले क्या करिए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो x प्लस में इसका कितना होता है, 0 हो जाता है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से इसका भी ज्ञात करेंगे, तो इसका कितना होता है, x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4 1 के 4 बराबर में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर लाएंगे प्लस में 4 2 6 हो जाएगा। क्यों, ये तो बनेगा 4 2 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपको क्या करना भैया, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिख रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक आसान तरीका भी बताए थे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि जो भी आपको बोलना है 2 बार लिखना है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो भी आपका है ट्रिक वैसी से आपको करना है, लिख लेना है। ट्रिक के लिए आपका एक विशेष क्लास आपको बता देंगे, उसी के हिसाब से लिख लेना। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपका ऑक्सीकरण आपको क्या करना है, लिख लेना है। और आप जब लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो याद रखिएगा कितना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्रोमियम का कितना, 3 घटा लीजिएगा, कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, उसमें कितना घटाएंगे, तो Ni का 4 था ना, तो कितना था, Ni4 माइनस में 2 था भैया, कितना था, माइनस का 2 था, ये प्लस नहीं था, माइनस का था, माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, आ जाएगा कितना, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्या करना, घटा लेना उसमें भी। तो उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या का लिखेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे इसका क्रोमियम थर्ड प्लस का कितना आ जाएगा, तो कहोगे 3D3 आ जाएगा। और इसका बात करा जाए तो कितना आ जाएगा, तो इसका अपन निकल का लिखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3D8 आएगा, कितना आएगा, 3D8 आ जाए। अब 3D3 का लिखना है, तो इसका डी में कितने कोष होते हैं, तो डी में 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बन गया ना। तो इसके बाद में क्या आ जाता है, डी के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। और उसके बाद क्या करना, यहाँ पे पी में कितना आ जाता है, तो आ जाता है 3। अब हम कहां से ये सब लिख रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, विशेष क्लास आपकी आएगी। मतलब कहने में क्या है, विशेष क्लास में कहने में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो डी हो गया, फिर एस हो गया, फिर क्या हो गया, पी हो गया, यानी कि 3D के बाद क्या आएगा, तो 4S आएगा कि नहीं आएगा, कहोगे आएगा, 4S आएगा ना, और उसके बाद 4P आएगा कि नहीं आएगा, तो कहोगे आएगा, यही तो आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरते हैं, तो 3 में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखो इसी का क्या करते हैं, अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, 5 फिर से बना दीजिए, इसकी 5 डब्बे फिर बनाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें भी बना लीजिए आप 1, और इसमें कितना बना लीजिए, 3 बना लीजिए। ठीक, अब आपको यहां तक बनाना आ गया समझ में। अब देखो क्या है, कौन सा संकुल है, NH3 है, तो एक प्रबल है या दुर्बल है ये पता करो। तो आप कहोगे ये क्या आपका एक प्रबल है ना, कौन सा है, प्रबल है, तो प्रबल होता है जो NH3 क्या है, प्रबल आपका है, तो प्रबल है जो आपका, और दुर्बल होते हैं, 2 होते हैं ना। तो याद रखिएगा कि जो आपका जो प्रबल होता है या फिर दुर्बल होगा, तो दुर्बल होता है तो क्या होता है, आयुग्मित हो जाता है, क्या हो जाता है, आयुग्मित हो जाएगा। अगर दुर्बल रहेगा तो युग्मित नहीं होगा, तो NH3 है तो दुर्बल क्या होगा, ये आपका युग्मित नहीं होगा। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कितना था, 6 था ना, तो आपका इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज NH3 भर दीजिए। यहाँ पर भी क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भरना शुरू किए हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरना है। NH3 को कितना भरना है, जितना यहाँ पे लगा होगा वही संख्या भर देते हैं। 6 बार लिखा था ना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया कितना, 6, यहां से यहां तक भर दिए हैं। तो 6 में कितना कितना लगा, तो कहोगे डी का कितना लग गया, 2 लगा था, यानी कि D2 SP क्या गया, 3, D2 यस, P में 3, ये बन गया आपका। अब ये कह रहा था अनुचुंबकीय है, और ये क्या है, पर्त चुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय इसलिए है भैया ये, क्योंकि इसका देखो ये क्या है,
ये युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, युग्मित युग्मित है। अतः क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। संकर तो भी निकाल दिए हम, लेकिन संकर नहीं निकालना था, अनुचुंबकीय पक्षचुंबकीय बताना था। इसमें भरेंगे भैया, तो इसमें भर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, तो आप कहोगे इसका 8 बनना था, तो डी में कितना बन जाएगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 8 बनना था। तो एक क्लॉकवाइज भर दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज भर देते हैं, तो 5 हो गया, 5 2 7 7 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा हो गया ना। NH3 क्या होगा, देखो आपका NH3 आपका CN आपका है, क्या है NH3 तो था यहाँ पे, देखो NH3 था तो यहाँ पे देखो युग्मित नहीं हुआ, आपका CN है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, युग्मित करेगा। क्या करेगा, युग्मित कर देता है। अगर युग्मित हो जाता है भैया तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया तो देखोगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया, इसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी आपका। अब ये भी उठ के चला आया, तो ये आपका देखो 3 ये तो भर गए थे, अब ये भी देखो पूरा पूरा भर गया कि नहीं भर गया, बिल्कुल भर गया ना। तो आप कहोगे इसका भी भरना था, इसको हम नहीं, एक्स्ट्रा हमने करा दिया था इसको लेकिन नहीं करना था। तो देखो ये आपका सब क्या है, युग्मित है ना। अगर युग्मित आते हैं, युग्मित आ रहे हैं ना कि नहीं आ रहे हैं, तो कह रहा हो कि आपका युग्मित आ रहे हैं। कैसा आ रहा आपका, युग्मित है, युग्मित है। और युग्मित में क्या होता है, तो हमेशा जानिए रखिएगा, युग्मित में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा क्या, प्रत्यचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, प्रत्यचुंबकीय होते हैं। युग्मित में क्या होते हैं, प्रत्यचुंबकीय होते हैं, और वैसे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो आपको समझ में आया प्रत्यचुंबकीय अनुचुंबकीय लिखना। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेना, ऑक्सीकरण संख्या के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद क्या करना, आपको ऑर्बिटल भर देना है। ऑर्बिटल भरने के बाद क्या करना, आपको पता करना है कि अनुचुंबक आपका क्या है, ये आपका प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल होगा तो क्या हो जाएगा, युग्मित होगा। अगर प्रबल है तो युग्मित नहीं होगा। अगर प्रबल है तो युग्मित नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ ठीक, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या भैया, तो ये बताना है उपसंहरणिक यौगिक का अगला क्वेश्चन भी है। तो ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, देखो एक सेट कराने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, डेढ़। तो आपका यहाँ पे देखो कुछ तो आपके PDF द्वारा तो दिखा देते हैं, आपको पढ़ लेना थ्योरी। न्यूमेरिकल जो है करा देते हैं। अब न्यूमेरिकल करा दिए हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आना चाहिए भैया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, के CrH2O का होल ट्वाइस, और क्या आपका C2O4 का होल ट्वाइस है। इसी का IUPAC नाम बताना था। क्या बताना था, IUPAC बताना है। क्या बताना था, IUPAC बताना था, IUPAC नाम बताना था। तो कैसे नाम लिखते हैं इसका, देखो क्या करेंगे, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ेंगे, तो ये ऋणायन में टूट जाएगा, ये क्या होता है, धनायन में टूट जाता है। तो धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया ना, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और ये हो गया सब क्या, लिगेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाई एक्वा। H2O को क्या लिखा जाता है, एक्वा, और ये हो जाएगा डाई ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेटो। क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस में टूटा है, तो क्रोमियम किस में टूट जाता है, बन जाता है क्रोमेट में, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसका 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी या 4, और इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना नहीं आता आपको, तो एक आपका क्लास हमने बनाया है, उसको जाके देख लीजिए, ये आपका नाम इसका हो जाएगा, आपको 1 नंबर इस पे मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो अगला क्या है आपका, PtClNO2 और क्या दिया आपका, NH3 का होल 4, और क्या आपका SO4।
ये दे रखा है, तो इसको तोड़ेंगे भैया तो ये धनायन में टूट गया, ये क्या हो गया ऋणायन में। तो धनायन का नाम पढ़ ले, तो धनायन में किसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे, इसका क्या होता है नाइट्रेटो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो टेट्रा एमीन, क्या हो जाता है टेट्रा एमीन। इसका क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेटो, इसका क्या होता है क्लोरो लिखते हैं ना, तो क्लोरो लिख लो, क्लोरो। इसका क्या हो जाएगा नाइट्रो लिख सकते हैं, नाइट्रो। और इसका क्या हो जाएगा, तो प्लेटिनम। और इसका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा लमसम में ना, निकाल लीजिएगा आप सब, 4 आएगा। और इसका क्या हो जाएगा, तो सल्फेट इसको बोलते हैं, तो सल्फेट लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या खैर निकाल लीजिएगा, हम तो वैसे लिखे हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए, यानी कि 2 नंबर आपके हो जाते हैं इसी पे, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, इतने लिखना था भैया। अगर नामकरण नहीं आता है समझ में, अगर नामकरण नहीं आता तो हमने पहली जो आपका क्लास लाई थी जब, तो पहली क्लास हमारी क्या थी, तो नामकरण पे है, नामकरण पे जाइए दौड़ के, उसको देखिए और पूरा करिए उसको, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अब जल्दी जल्दी करते हैं इधर। अगला क्या है आपका, तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका है करा न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए की संरचना का सही तोड़न। तो आपका देखो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए का संरचना बता दिया है आपको, आप देख लीजिए यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और डीएनए की संरचना क्या होती है, तो पढ़ लीजिए यहाँ पे, प्रोटीन की प्राथमिकता तथा द्वितीय संरचना की व्याख्या, यानी कि प्रोटीन की प्राथमिकता और द्वितीयक दोनों संरचना आपको पढ़नी है, तो यही तो पढ़ना है। तो न्यूक्लिक अम्ल वाला पढ़ लिए हैं, तो इसको हटा के दूसरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लग गया आपका, दूसरा वाला लग गया कौन सा, तो आपका प्रोटीन की प्राथमिकता और द्वितीय संरचना में अंतर हो गया। ठीक, तो आपको समझ में इस बात चीज को समझ में आ गया है। अगला 6वां क्वेश्चन है और 6वें क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कर आपका भैया, तो 6वां क्वेश्चन आपका है कह रहा है हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। आपको हेलोएरिन का क्या बताना है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया में अनुनाद का प्रभाव बताना है, तो अनुनादी प्रभाव आपको बता देना है। तो अनुनादी प्रभाव क्या हो जाएगा, हेलोएरिन पर क्या हो जाएगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया का अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव हमने आपको कराया है, खैर हम आपको करा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये है आपका क्या लाते हैं, ये बेंजीन ले आते हैं, यहां से क्या करिए बंध को लगा दीजिए और यहाँ पे क्या करिए क्लोरीन को लगा दीजिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाइकोस में, तो 7 आपके रहेंगे, तो 2 2 4 2 6 1 7। ये इलेक्ट्रॉन उठेगा इसको बंध देगा, यानी कि कितने बनते हैं, तो 5 बनाते हैं। तो 5 ऐसे पहले बना लू, कितना बना लोगे, 5 बना लो भैया, ऐसे पहले 5 बना लो, इसे 2 हो गया, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका कौन सा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, तो यहां बना देते हैं क्या 5 नंबर। ठीक, तो ये 5 आपकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, कितनी बनती हैं, 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अब 5 अनुनादी संरचनाएं देखो यहाँ पे आएगा, तो ये बंध क्या हो जाएगा टूटेगा, और इस पे क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा। अब यहाँ पे ऋणात्मक आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया डबल बंध बन गया, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे ही माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बंध टूटा है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे बंध था ही, यहाँ पे था। अब क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तुरंत क्या होगा, ये बंध टूटेगा, इस पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, बंध बन गया, और यहाँ पे बंध था ही, और इसके साथ क्या हो गया डबल बंध था ही, काम खत्म। इसके बिंदी बिंदी लगा लीजिएगा, सब कुछ वैसे सब कुछ। अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ पे बंध बनाएगा, और जैसे यहाँ पे बंध बनाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये बंध टूटेगा, और इसके वाले सामने वाले पे क्या हो गया माइनस चला जाएगा। अब यहाँ पे बंध चला गया, तो ये हो जाएगा क्या आप कहोगे, यहाँ पे आ गया बंध, यहाँ पे बंध था ही, यहाँ पे डबल बंध ही है, तो ये सब कुछ हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक, तो अब यह क्या करेगा, तो ये बंध तुरंत यहाँ बनाएगा, यहाँ बंध बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बंध हो गया, कहोगे हाँ ये भी बंध हो गया। अब यहाँ पे बंध बनाया, ये बंध बन गया, उठ के गया ये इलेक्ट्रॉन जो वहां बना है, यहाँ पे बना देते हैं, और तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे बंध टूटेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंध टूटेगा, और फिर से हो जाएगा क्या संतुलित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या क्लोरीन सिंगल बंध। ये क्या होता है, अनुनादी प्रभाव होता है, क्या होता है, अनुनादी प्रभाव होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखो यहाँ पे परिभाषा दिखा देते हैं हम आपको नीचे, तो सबसे नीचे आपको परिभाषा दिख रही है ना, तो परिभाषा आप पढ़ भी सकते हैं,
क्या होती है परिभाषा आपको। ठीक, समझ में आ गया आपका, बिल्कुल समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें आपका भैया, तो अगला क्वेश्चन हमारा है आपका कुछ अपक्रियाओं के नाम दिए गए हैं, कुछ अपक्रियाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अगर हम अपक्रिया की बात करें तो कह रहा है ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, फ्रेंडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। ये दो अपक्रियाएं हैं, ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया और फ्रेंडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। दो अपक्रियाएं दी गई हैं, तो ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है और फ्रेंडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। ठीक, तो ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है भैया, तो याद रखिएगा जब आप क्या करिए ऊर्जा फिटिंग की अपक्रिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, ऊर्जा फिटिंग की बात कर लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे है, ये कह रहा था कौन सा ऊर्जा फिटिंग की बात करते हैं। का नंबर क्या है, का ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया। ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया, तो ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा जब हम क्या करते हैं हेलो एल्केन और किसकी अपक्रिया, हेलो एरीन की अपक्रिया, यानी कि फिटिंग है, ऊर्जा और फिटिंग दोनों है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अपक्रिया किसके साथ करा देते हैं, तो आपका Na के साथ करा दीजिए। किसके साथ करा देते हैं, Na, 2Na के साथ करा देते हैं। तो ये बन जाता है क्या, तो यहां से बन जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि आपका एरीन वाला भाग और एल्केन वाला भाग दोनों में आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और प्लस में क्या बन जाएगा 2NaX बन जाता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं भैया, तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो हेलो आपका क्या कहते हैं, ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, आपका ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, तो ये जान पाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो आपका कह रहा था भैया क्या, तो आपका कह रहा है फ्रेंडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। खा नंबर कौन सी क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है, जब आपका कोई हेलो एरीन ले आते हैं भैया, और हेलो एरीन की अपक्रिया किससे करा देते हैं, तो आपका मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं, यानी कि CH3Cl से करा देते हैं, और ये उपस्थिति किसकी रहती है, तो निर्जल AlCl3 रहती है। क्या होता है आपका, AlCl3 रहता है। इसी की अपक्रिया हम करा देते हैं। अगर हम इसी की अपक्रिया करा दें तो याद रखिएगा, तो क्लोरीन की जगह पे लगी रहेगी। यहां से देखो होता क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और किसके साथ चला जाएगा, तो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो क्लोरीन के साथ चला गया और ये CH3 इसके स्थान पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, और यहाँ से क्या निकल गया, तो नीचे से निकल गया क्या, HCl निकल गया, और प्लस में बचेगा क्या, तो एक आपका अर्थो पे जुड़ गया और एक कहां जुड़ेगा, तो पैरा पे भी जुड़ेगा। तो पैरा पे भी जोड़ देते हैं भैया, तो ये आपका क्लोरीन का क्लोरीन रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या करिए CH3 लगा दीजिए, अर्थ और क्या होगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। इसे दोनों को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब वाली क्रियाएं हैं, और जो क्या होता है जब वाली क्रियाओं की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं क्या होता है जब वाली क्रियाएं। इसको मिटा देते हैं। देखो क्या होता है जब क्रियाएं में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है ना, क्योंकि कठिनाई वाली आपकी क्रिया है, कठिनाई वाली क्रिया है, करना आसान नहीं है भैया, बहुत कठिन क्रिया होती है। तो फिर यानी क्या होता है जब वाली क्रियाएं हैं, तो क्या होता है जब वाली क्रिया आपको करना है, तो क्या होता है जब वाली क्रिया की बात कर लिया जाए, तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कौन सा, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसकी क्रिया है, तो कह रहा आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया करानी किससे, सोडियम एथॉक्साइड से। किससे कराना है, सोडियम एथॉक्साइड से कराना है। तो क्या होता है जब वाली क्रियाएं हैं, और इसमें क्या करना है, किसके किसके साथ कराना है, तो याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिए C2H5 यानी कि एथिल है, और ये ब्रोमाइड क्या होता है, Br होता है। सोडियम आपका क्या, आपका तो NaOC2H5, इसी को कहते हैं क्या, सोडियम एथॉक्साइड।
की अपक्रिया करा देते हैं। क्या करते हैं, अपक्रिया करा देंगे। तो देखो यहाँ से ये आपका आपका बी आर हो गया, ये हो गया क्या Na, तो ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, तो NaBr बना लिए। क्या बना लिए, NaBr बन गया। बचा क्या, तो कहोगे ये बच गया क्या, C2H5O और C2H5, तो यहाँ पे C2H5 जुड़ जाएगा, तो C2H5 सिंगल बंद O और C2H5 ये बन गया, यानी कि ईथर बन गया। क्या बन गया, ईथर। तो याद रखिएगा ये एथिल ब्रोमाइड है और ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, दोनों की अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अगला क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड की अपक्रिया कराई जाती है किसके, तो एल्कोहलिक KCN के साथ, ये तो कराया गया है। अब देखो क्या आपका है, तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले क्या, एथिल क्लोराइड। तो एथिल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 को कहते हैं एथिल, और क्या आपका क्लोराइड है यानी कि Cl लगा दो, प्लस में क्या एल्कोहलीय KH ले आइए। तो एल्कोहलीय KH ले आएंगे, एल्कोहलीय KCN कह रहा, KH नहीं KCN, एल्कोहलीय क्या है KCN। अब क्रिया करा दीजिए, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस का साथ जोड़ दीजिए। इसके साथ ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH2CN प्लस में क्या बन गया, तो आपका हो गया KCl बन गया। क्या बन गया, KCl बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब अपक्रिया है, भैया देखो कितना आपका हार्ड अपक्रिया है सब, थोड़ा सा बनाने में जब जान जाएंगे फार्मूला तो बना ले जाएंगे, नहीं फार्मूला जान पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। अगला कर आपका क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करानी है किससे, प्लस में लगा देते हैं, किससे करानी है, तो नाइट्रिक अम्ल से करानी है। नाइट्रिक अम्ल ये तो कराना है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बुलाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है आपका, कहोगे बेंजीन ले आइए, उसी पे क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, और नाइट्रिक अम्ल के साथ कराना है तो यानी कि HNO3 ले आना है। क्या लाना है, HNO3 लगाते हैं, ये तो लगाते हैं। हाँ, अब देखो HNO3 यानी कि नाइट्रोकन वाली अपक्रिया याद आ गई कि नहीं याद आ गई, याद आ गई ना, वही नाइट्रोकन वाली अपक्रिया करा दो भैया। कहाँ कहाँ जोड़ता है, तो कहते हो एक आपका अर्थों पे जोड़ दीजिए, क्या जोड़ देंगे भैया, तो कहोगे NO2 जोड़ दीजिए, और कहाँ पे एक आपका जोड़ दीजिए, कहाँ पे, पैरा पे जोड़ दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी अपक्रिया हो जाएगी क्या, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने हैं आपका क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे, नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है आपका अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 3 नंबर तक हो गया है, चौथे नंबर तक हम पहुंचते हैं। अगला चौथे नंबर की बात किया जाए तो इसको मिटा देते हैं पहले, फिर अगला क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका, एन ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया कराना है अल्कोहलीय KH से। फिर कर आपका चौथा क्वेश्चन भैया, चौथा क्वेश्चन क्या कर आपका, एन ब्यूटिल की अपक्रिया करानी है, प्लस में लगा देते हैं हम अल्कोहलीय या अल्कोहलिक किसके साथ, KH के साथ, ये तो कराना है। हाँ यही कराना है, तो यहाँ पे ले आते हैं क्या, आपका जो है ब्यूटिल, आपका क्या लाना है, एन ब्यूटिल लाना है ना। तो एन ब्यूटिल क्या होता है, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड था शायद मुझे लगता है, क्या था अपक्रिया कराने में, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड था भैया, क्या था, एन ब्यूटिल क्लोराइड था, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, एन ब्यूटिल क्लोराइड था। तो एन ब्यूटिल मतलब क्या, 4 कार्बन पहले लाइए, CH3 CH2 और क्या हो गया CH2, ये आपका हम CH2 बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये CH3 है, तो यह CH2 हो गया। क्लोराइड लाना था तो यहाँ पे Cl लगा दीजिए। तो इसकी अपक्रिया किससे करानी है, तो इसकी अपक्रिया करा आपका अल्कोहलीय KH के साथ करा देना है, किसके साथ, अल्कोहलीय KH के साथ करा देना है। अल्कोहलीय KH के साथ करा देंगे अपक्रिया, तो ध्यान रखिएगा अल्कोहलीय KH के साथ जब कराया जाता है तो एल्कीन बनता है, अल्कोहलीय KH के साथ कराया जाता है अपक्रिया तो एल्कीन बनता है, और जब जलीय KH के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्कोहलीय KH कह रहा है आपका, तो अल्कोहलीय KH है ना, तो क्या बनाएगा, ये एल्कीन बनाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे देखो रूल लगेगा सेंट जोसेफ रूल का,
क्या हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जो आपका जिस कार्बन से हाइड्रोजन पहले जिस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके बगल वाले से यानी कि बीटा वाले से क्या निकल जाएगा, तो बीटा वाले से हमेशा याद रखिएगा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन निकाल देते हैं और ये बन जाएगा क्या, तो यहां लिख देते हैं CH3 CH2 सिंगल बंद, CH डबल बंद, CH2 प्लस में यहां से Cl गायब हुआ किसके साथ, तो यहां से गायब हो गया K के साथ, तो ये बन गया क्या KCl। यहाँ पे OH है, OH किसके साथ जाएगा, यहां से देखो हाइड्रोजन निकला है ना, हमने कहा था बीटा से क्या निकलता है हाइड्रोजन, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो एक हाइड्रोजन यहां से भी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2O। ये अब क्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्रिया भैया, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, लास्ट है 5वां। क्या अगर आपका एथिल ब्रोमाइड ब्रोमामाइड की अब क्रिया करानी है किससे, ब्रोमाइड की क्रिया करा देनी है, अब क्रिया करानी है किससे, तो ये कराना भैया किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ये तो कराना है, तो इसी के साथ अब क्रिया करा देनी है। तो क्या करेंगे, तो अब क्रिया करानी है किसके साथ, तो मैग्नीशियम के साथ करा देना है। तो क्या लाते हैं, एथिल लाते हैं भैया, तो CH3 CH2, एथिल को क्या कहते हैं CH3 CH2 को एथिल कहा जाता है, ब्रोमाइड मतलब क्या Br, और मैग्नीशियम के साथ कराने का मतलब क्या Mg, और Mg के साथ करा देंगे तो ये बन जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कहने के लिए कह रहा था। अब क्या करेंगे, अब देखो ये क्रिया आपने पढ़ा होगा, किस सब क्रिया में पढ़ा होगा, ये आपका क्या है Mg के साथ कराया जाता है हेलोकेन की क्रिया, और शुष्क ईथर में कराया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्रिया क्या है, लीनियर अपकर्मक वाली क्रिया है। तो ये आपका Mg क्या हो जाता है, कार्बन के साथ जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता भैया, सब कुछ वैसे पड़ा रहता है। तो CH3 CH2 Mg और यह क्या बन जाएगा Br, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है लीनियर अभिकर्मक। याद आया कि नहीं आया, ये चैप्टर वाला ही क्रिया दिया था उठा के। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपका कुछ बचे क्वेश्चन है, आपके जो है कुछ क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी वाले, यानी कि आपका जो है आधे घंटे की और क्लास आपकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले आपकी क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सब जो ना शेयर करें तो बेकार है, पूरा अनसॉल्व करा रहे हैं लिख लिख के वो भी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।